मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हाल ही में कफ सिरप की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का मामला काफी तूल पकड़ लिया है। दरअसल इस मामले को लेकर हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भारत से संज्ञान लिया कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है। अब भारत ने डब्ल्यूएचओ को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आप जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक निकाय है, एक संस्था है। तो ऐसी दशा में वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ये मामला क्यों पहुंचा और वास्तव में इस घटना के पीछे जो मुख्य कारक है यानी कि डीईजी डाई एथिल ग्लाइकॉल के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होता है डाई एथिल ग्लाइकॉल भी और क्यों ये इतना हानिकारक होता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कफ सिरप मामला डीईजी क्यों खतरनाक होता है, इन सभी मसलों को समझते हैं। तो दरअसल खबर यही है, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत किस वजह से होती है, तो एक कफ सिरप पीने की वजह से होती है। अब उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है, उस रसायन की वजह से ही, जिसका नाम डीईजी है, डाई एथिल ग्लाइकॉल, उसी की वजह से यह मृत्यु हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स आई, मीडिया रिपोर्ट्स के बाद डब्ल्यूएचओ तक जब यह बात पहुंची तो डब्ल्यूएचओ की इस बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत तरीके से इस चेन को, जो व्यापार का चेन है, उसको मॉनिटर न करने की वजह से ये भारत के बाहर भी सप्लाई हुआ हो और भारत के बाहर भी इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि कई बार दवाओं का जो चेन है उसकी सही मॉनिटरिंग अगर नहीं होती है तो ऐसी गतिविधियों के संदर्भ में संभावित दुष्परिणामों के मद्देनजर ऐसे संगठन अवेयर होते हैं और होने भी चाहिए। तो मामला जब वहां पहुंचा तो भारत ने यह आश्वस्त किया कि नहीं, मार्केट में जितनी भी दवाएं थी उनको वापस मंगा लिया गया है, उनको रिकॉल कर लिया गया है और इस तरह किसी भी प्रकार के निर्यात से भारत ने इनकार किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वो दवाएं कौन सी थी। देखिए, वो 3 दवाएं थी। 3 दवाओं में जो पहली दवा है उसका नाम है कोल्ड रिफ। तो पहली दवा क्या है? कोल्ड रिफ। दूसरी दवा तो जो थी इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसको मार्केट से मंगा लिया गया है। दूसरी दवा थी रेस्पी फ्रेश, यानी कि RESPI और फ्रेश। और तीसरी एक अन्य दवा है, उस दवा का नाम क्या है? उस दवा का नाम है रीलाइफ। नाम इसका क्या है? रीलाइफ। अब इन तीनों दवाओं में जो रासायनिक पदार्थ पाया गया है वो विषाक्त है और उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है? तो उस रासायनिक पदार्थ का नाम है, दरअसल उसकी मीठे होने की वजह से, मीठे स्वाद की वजह से वो सिरप में मिल जाता है, पता नहीं चलता है। और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका नाम है वो अपने मीठे स्वाद की वजह से ही इन सिरपों में प्राथमिक रूप से पकड़ में नहीं आता है, लेकिन बाद में उसके सिम्टम्स इतने घातक हैं कि छोटे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए वास्तव में आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारी चर्चा होगी किसके ऊपर? वो होगी डीईजी के ऊपर, यानी डाई एथिलीन ग्लाइकॉल के ऊपर। तो समझते हैं इस खबर के आलोक में क्या होता है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और कैसे मामला आगे पहुंचा। तो देखिए, ये बेसिकली क्या होता है, इसका प्रयोग होता है उद्योगों में। उद्योगों में प्रयोग होने वाला एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, यानी कि इसको हम औद्योगिक रसायन कह सकते हैं। अब बेसिकली इसका इस्तेमाल कहां होता है? दवाओं में नहीं होता है, लेकिन यहां पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल किया गया। दरअसल स्वाद इसका मीठा होता है, जिससे गलती से भी अगर सिरप में मिल जाए तो प्रारंभिक रूप से पकड़ में नहीं आएगा, तुरंत पहचान में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये मानव स्वास्थ्य पे इसके असर को देखें तो ये बहुत ज्यादा दुष्परिणाम इसका होता है। उसी का परिणाम है कि 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। आमतौर पर एंटी फ्रीज और औद्योगिक उत्पादों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर 3 दवाओं में पाया गया, कोल्ड ड्रिफ्ट में पाया गया, रेस्पी फ्रेश TR में पाया गया और रीलाइफ में पाया गया। अब देखिए, इसकी कुछ मात्रा ऐसी होती है, यानी कि एक मानक अगर हम देखें, अगर कितनी मात्रा इसकी क्षम्य हो सकती है या बहुत इमरजेंसी कंडीशन में यूज हो सकती है, तो 0.1% अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 0.1% अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां तक मात्रा क्या है? क्षम्य है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कितनी मात्रा इसकी इस्तेमाल की गई है, तो अगर आप सबसे पहले देखें रीलाइफ में देखें तो इसकी मात्रा इस्तेमाल की गई है 0.616%। देखिए, 0.1% से 0.61% कितनी ज्यादा मात्रा है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे रेस्पी फ्रेश TR में इसकी मात्रा तो 1.34% इसकी मात्रा आपको दिखाई देगी। कोल्ड ड्रिफ्ट की जब बात होगी तो कोल्ड ड्रिफ्ट में अगर इसकी मात्रा आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिफ्ट में इसको इस्तेमाल किया गया 48.6%। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी भी इस तरह के रसायन की अगर 0.1% मात्रा तक ही क्षम्य है और उसका इस्तेमाल अगर 48.6 यानी कि लगभग 50% अगर वो इस्तेमाल किया जा रहा है तो प्रत्यक्ष तौर पर जानलेवा होगा। तो भारत सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और इस एथिलीन ग्लाइकॉल को, जो कि स्वयं एक विषैला पदार्थ है, उसकी इतनी बड़ी मात्रा साक्षात जहर बेचने के समान है।
तो इस पर एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, इसके जांच की जरूरत है, जिस पर की सरकार कार्रवाई कर रही है। अब देखिए ये 2-3 कारण इसके हो सकते हैं। एक तो देखिए उत्पाद बनाने में लापरवाही, यानी कि उत्पाद में इसकी जगह इस्तेमाल होता है ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन की जगह, चूंकि ग्लिसरीन की लागत थोड़ी ज्यादा है, महंगा है, और ग्लिसरीन की जगह सस्ता प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में जो लो ग्रेड सॉल्वेंट होते हैं उसका इस्तेमाल अगर कर दिया जाए, एक तो ये कारण हो सकता है जिसको कि हम उत्पाद में लापरवाही कह सकते हैं। दूसरा यह है कि जानबूझकर सस्ता विकल्प चुना जाए। तो दूसरा जो कारण है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर हम जानबूझकर मानव के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये बेहद घातक मसला है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं और दोनों कारणों पर विचार करना चाहिए। क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं? तो देखिए, जैसे ही इसकी मात्रा हमारे शरीर में जाएगी तो हमारे शरीर में जो हमारी किडनी है, किडनी के अलावा सबसे पहले तो ये हमारे अंदर अवशोषित होगा, हमारे पेट द्वारा अवशोषित होगा। लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होगा, उस मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा, हमारे मानव शरीर में सबसे पहले जाता है, पेट अवशोषित करता है, फिर लीवर में जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और लीवर के बाद ये धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म के बाद सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट करेगा वो करेगा हमारी किडनी को, ठीक है। और उसके बाद किडनी के अलावा जो सबसे ज्यादा करेगा वो हमारे करेगा नर्वस सिस्टम को, यानी कि किडनी और नर्वस सिस्टम इन दोनों को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। इसीलिए एक शब्द यूज किया जाता है AKI, यानी कि एक्यूट किडनी इंजर्ड, यानी कि जो हमारी किडनी है वो तुरंत फेल हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होगा, शरीर में हमारे किसकी मात्रा बढ़ेगी, तो यूरिया की मात्रा बढ़ने लगेगी, और साथ साथ कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, सांस की समस्या होगी, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, और ज्यादा अगर इसकी मात्रा होगी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, जैसा कि हालिया मामला आपको देखने में मिला है। अब इसमें प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं वो मतली आएगी, उल्टी आएगी, सांस फूलने जैसी घटना होगी, सांस की बीमारी आपको होने लगेगी, और धीरे धीरे यही प्रारंभिक लक्षण फिर और गंभीर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो पेट दर्द है, पेट दर्द के बाद बाकी सिम्टम आपको बाद में दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए, इसके लिए ये पूरा मसला ये है कि जो सबका मेन कारण है वो क्या है, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल है, जो कि एक विषैला औद्योगिक रासायनिक पदार्थ है, लेकिन जिसका प्रयोग कहां पर हुआ है, दवा यानी कि रोग को ठीक करने वाली जगह पर दवा की जगह जहर का इस्तेमाल किया गया, जो सीधे सीधे मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। फिलहाल क्या हुआ है कि फिलहाल सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है, इसकी जांच और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी हुई है। जब मीडिया में रिपोर्ट्स आई तो WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तुरंत इसने कहा कि इसकी जांच और रिपोर्ट हमें भेजी जाए, जैसा कि अभी भारत ने बताया। भारत की जो संस्था है, बेसिकली कौन सी संस्था है, देखिए भारत की संस्था, भारत की तरफ से अगर इस तरह की जांच कोई भी होगी तो भारत WHO को पहले उसके द्वारा जांच करेगा और फिर आश्वस्त करेगा कि हमने हमारा जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी CDSCO जो हमारा है, CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने CDSCO ने तुरंत पुष्टि की कि नहीं, DEG पाया गया है, डाईएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। और डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की अगर बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, तो ये होता है C4H10O3, ये इसका रासायनिक सूत्र कह सकते हैं, इसका IUPAC नेम कह सकते हैं, ये इसका होता है। अब इसकी मात्रा अनुमन्य मात्रा से बहुत ज्यादा पाई गई। अब दोषी कंपनियों को तुरंत दंडित किया गया, यह कहा गया कि भविष्य में आप किसी भी तरह का निर्माण नहीं करेंगे, उसको तुरंत बंद कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत 6 राज्यों में, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में जो भी इसकी दवा निर्माण इकाइयां थी, जो संबंधित कंपनियां थी, उनकी तुरंत व्यापक जांच शुरू कर दी है। रैपिड सैंपलिंग की भी व्यवस्था की है कि अब जो भी नमूने हैं, जांच है, जैसे कि उनकी जांच की जाती है GCMS और HPLC, ध्यान रखिएगा, GCMS और HPLC, ये जांच का एक तरीका है, एक टेक्निक है। तो GCMS और HPLC जो तकनीकी है, उसके माध्यम से एक रैपिड सैंपलिंग अब की जा रही है, और जहां भी ऐसा पता लग रहा है कि वास्तव में किसी भी तरह का कंटेमिनेशन में किसी भी तरह की दिक्कत है, किसी भी तरह का कंटेमिनेशन का पता चल रहा है, तो तुरंत उनको दंडित करने के लिए प्रोविजन किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ अन्य भी पहलू हैं, यानी कि ये तो प्रतिक्रिया जो अंतरराष्ट्रीय थी, भारत ने क्या किया है, GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के उल्लंघन पर पाए गए जो अनट्रेंड स्टाफ है। गुड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसी का पालन नहीं हो रहा है। अगर हम बनाने वाली जगह हमारी स्वच्छ नहीं है तो उसका भी असर पड़ सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अगर बनाने वाला स्टाफ ट्रेंड नहीं है, जो बेसिक जो मानक होते हैं, जो डिग्री जरूरत होती है, अगर वही ट्रेंड नहीं है तो कैसे होगा, अस्वच्छ उत्पादन क्षेत्र होगा। लेबलिंग में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो जा रही है, एक दवा का लेबल दूसरे दवा पर लगाना है, जिस दवा का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए होना है वो किसी और चीज के लिए चली जाए,
ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। साथ ही साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्ड जो रखे जा रहे हैं वो अधूरे हैं या गलत हैं, क्योंकि इस तरह के जो रसायन होते हैं उनकी बहुत थोड़ी भी मात्रा अगर इधर उधर होती है तो आपकी जो दवा है वो जहर के रूप में तब्दील हो सकती है। तो बेसिकली जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनके उल्लंघन पर भी ये अब ध्यान देने की जरूरत है। ये भविष्य की राह भी हो सकती है और वर्तमान में सरकार भी इस चीज के लिए प्रयास अब कर रही है। साथ ही साथ दो चीजें याद रखिएगा इसके लिए, एक तो होता है हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस हो गया, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये दो तरीके होते हैं जिससे कि अगर किसी को अगर ये नुकसान होता है, इसके सिम्टम दिखाई देते हैं, तो तुरंत इन गतिविधियों के माध्यम से उसको हम कह सकते हैं कि उसकी विषाक्तता जो अंदर होती है उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस की भी जरूरत है। भारत सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है। क्या किया जाएगा? तो WHO ने कहा है कि भविष्य की दिशा हम तय करेंगे आपके साथ सहयोग करके। इसके लिए सख्त जो कच्चा माल है उसकी जांच पहले तो करनी होगी, यानी कि जो रॉ मटेरियल है जिससे कि दवा का निर्माण हो रहा है, सबसे पहले उसकी रैपिड सैंपलिंग कीजिए। उसके लिए आप GCMS या HPLC तकनीक जो है उससे तुरंत रैपिड सैंपलिंग कीजिए। कोई भी दवा का नमूना किसी भी कंपनी के पास जाके आप उठाइए और रैंडम चेक कीजिए। यानी कि आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें DEG जैसा विषाक्त पदार्थ मिलाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो कम लागत पर उपलब्ध है। तो ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए कच्चे माल की सख्त जांच होगी, रूटीन स्क्रीनिंग की जाएगी। रैंडम GCMS HPLC स्क्रीनिंग रैंडम रूप से की जाएगी और रूटीन जांच होगी। यानी कि इसके लिए सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी दवा कंपनियां हैं जिनकी रैंडम जांच नहीं हो रही है, कुछ भी बनाया जा रहा है, कोई भी वहां पर कुछ भी सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस पर जांच होनी चाहिए। सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेन में गड़बड़ी की वजह से यह दिक्कत सामने आ रही है। अगर व्यापार एक जगह से माल बना दूसरी जगह जाना है, माल बनाने वाली कंपनी भी ठीक है, जहां जाना है वो भी ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चेन को ब्रेक करके बीच में जो फेक जो दवा है उसको खपाने का काम किया जा रहा है। तो इसका मतलब सप्लाई चेन को ट्रेस करना भी जरूरी है। यह भी हो सकता है जो जिसको हम अवैध व्यापार कहते हैं, बीच में उस चेन को ब्रेक करके कुछ पैसों की खातिर कुछ लोग मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए नियम इतने सख्त होने चाहिए कि आने वाले समय के लिए वो नजीर बन सके। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये इसके लिए वैश्विक रूप से मिलकर काम करना होगा, क्योंकि इस तरह की घटना ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है। इस तरह की घटना अगर आप देखेंगे तो 1937 में ऐसी घटना ही आपको USA में देखने को मिलेगी, जहां पर इसी की वजह से, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसी के बाद यहां पर 1938 में ही यहां पर एक कानून भी बनाया गया था। बेसिकली वो कानून क्या था? US फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, वो 1938 में बनाया गया था जब 1937 में घटना हुई। तो क्यों ना हमारे यहां भी इस तरह के एक सख्त कानून की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी तरह की घटना अगर आप देखेंगे तो 2006 में पनामा में भी हुई थी। याद रखिएगा, पनामा में भी घटना देखने को मिली थी। तो इसका मतलब कि भारत में अगर ऐसी घटना हुई है तो भविष्य में इसका दोहराव ना हो सके, इसके लिए सख्त और एक समुचित व्यवस्था की तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। और पब्लिक अवेयरनेस, यानी लोग अवेयर हों। अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो तुरंत उसको क्लिनिकल, हम कह सकते हैं कि सहायता की जरूरत है। क्लिनिकल अलर्ट्स भी जारी किए जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरह का कफ सिरप पीने की वजह से या कोई भी दवा खाने की वजह से अगर ऐसे सिम्टम आपको होते हैं, तुरंत आप क्लिनिकल सहायता लीजिए। और वहां पर हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो तुरंत अगर किया जाएगा तो आपको जान का जोखिम नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर पूरी की पूरी ये मामले की आपको बताई गई जो जानकारी है आपके सामने रखी गई है। अब सब मामला आता है अभ्यास प्रश्न का, और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं कि कौन सा रासायनिक पदार्थ कफ सिरप में पाया गया था। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है मेथेनॉल, विकल्प बी है एथिलीन ग्लाइकॉल, विकल्प सी है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या DG, और विकल्प डी है बेंजीन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।